बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है जो कि शायद लगे कि पता नहीं, ये तो आम प्रैक्टिस और आम प्रैक्टिस है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ही आम ले लेते हैं और हम कहते हैं कि आप सादा अल्फाज में कह लें कि ये तो अच्छा हम किताबों की बातें हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या मतलब बता रहे हैं। हम इतने आराम से झूठ बोल लेते हैं, लेकिन उसको अपने जो है ना अंदाजे के मुताबिक, अपने एंगल्स के मुताबिक उसको हम दे देते हैं कि जी हम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और ये इसलिए झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरह से हमसे कहा था ना कि मसलहत के तहत झूठ बोला जा सकता है, तो हम हर चीज़ में ही मसलहत ऐड कर लेते हैं और झूठ बोलते हैं। अगर हम देखें कि झूठ जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और देखो ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस पॉइंट की तरफ हम आज फोकस करना चाह रहे हैं वो ये है पॉइंट के हमें पता ही नहीं लग रहा होता और हम झूठ बोल रहे होते हैं। मतलब ये हैरत की बात भी है, शर्मिंदगी की बात भी है और लम्हा फिक्रिया भी है कि हमें समझ ही नहीं लग रही, हमें पता ही नहीं होता कि हमने ये झूठ बोला है। और झूठ हम बोल रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल रहे होते हैं। हाँ, किधर हो, मैं घर से निकल पड़ा हूँ, आप अभी घर से नहीं निकले हुए, ये छोटा सा झूठ है कि जो हम बोलते हैं, लेकिन हम इसको झूठ नहीं समझ रहे होते हैं, कंसीडर ही नहीं कर रहे होते हैं कि ये हमारे नजदीक झूठ ही नहीं है। हम लोग क्योंकि झूठ बोल बोल के इतने ज्यादा मतलब हम लोग आदी हो गए हैं, हम फ्रीक्वेंटली इतना झूठ बोलते हैं कि हम लोगों को लगता ही नहीं कि हम जो बोल रहे हैं हम सही बात नहीं कर रहे, हम सच नहीं कह रहे, हम झूठ बता रहे हैं। हम इसी तरह से हमजा गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं कि हम छोटे छोटे झूठ बोल बोल के इतने आदी होते हैं कि हम बड़े बड़े झूठ बोलना शुरू होते हैं। बड़ी बड़ी इस तरह से गलत फहमियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जिसके हम कह लें कि घरों में भी पैदा हो जाती हैं और आपके इर्द गिर्द लोगों में पैदा हो जाती हैं। हम ज़ाती तौर पे समझते हैं कि चलो अल्लाह का शुक्र है हम सिचुएशन से निकल गए हैं भाई, किसी भी तरह से, बेशक झूठ बोल कर निकले हैं, तो ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। और छोटे 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 जो झूठ होते हैं जिनको हम झूठ कंसीडर ही नहीं कर रहे होते हैं, उन्हीं की वजह से हम बड़े झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हमें आहिस्ता आहिस्ता बड़े झूठ भी झूठ नहीं लग रहे होते हैं। अगर आप सोचें कि हम क्या ये कोताही नहीं कर रहे होते हैं कि हाँ वाकई मैं तो बस पहुंचने लगा हूँ, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा और मुझे लग घंटा जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कंसीडर ही नहीं होती। एग्जैक्टली, ये वाकई में लम्हा आके हंस के दिखा देते हैं। एग्जैक्टली, यही ना कि हंस के दिखा देते हैं, कुछ भी मतलब इस तरह से कर देते हैं, मतलब फेस सेविंग के लिए कुछ भी हम कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है झूठ बोल लेते हैं आराम से। अच्छा, अगर कोई सिचुएशन है ऐसी और उसमें कोई हम ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को बचा लें, अपनी इज्जत बचा लें कि हमने ये हरकत तो कर दी है, लेकिन ये कि अब सारे लोग बैठे हैं, इनके सामने हम कैसे सच बोल सकते हैं। उस शर्मिंदगी में हम लोग और झूठ से झूठ बोल जाते हैं और हम लोग सिचुएशन को मज़ीद बिगाड़ देते हैं। पर मैंने ये देखा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, मैंने ये देखा है पर्सनल लाइफ में भी, मैंने ये चीज़ देखी है। आपसे गलती हो गई है, कोताही हो गई है। अक्सर झूठ हम बोल रहे होते हैं उनको कवर करने के लिए। एग्जैक्टली, तो आपसे गलती या कोताही हो जाए, अगला एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये झूठ बोलेगा, लेकिन उस मौके पर मैंने पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, आप जब सच बोलते हैं ना, अगला खामोश हो जाता है, अगले के पास बात ही नहीं होती और वो कहते हैं अब इसने सच बोल दिया तो मजीद अब मैं इसको क्या कहूँ। वो सिचुएशन आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो छोटे छोटे मामला भी ठंडा हो जाता है फिर ना, मतलब मजीद बहस खराब या बिगड़ता नहीं, क्योंकि पता लगे सच बोल दिया, अच्छा ठीक है जी नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, यार ज़्यादती की आपने, इसके ऊपर बात खत्म हो जाती है। तो छोटे 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 जो हम झूठ बोल रहे होते हैं, जो हमारे नज़दीक झूठ ही नहीं है, जो हम बच्चों से बोल रहे होते हैं, छोटे छोटे झूठ घर में बोल रहे होते हैं, दोस्तों से बोल रहे होते हैं, दफ्तर में बोल रहे होते हैं, अचानक से हम बीमार पड़ जाते हैं और फिर मतलब हम सबसे बुरी बात क्या है, पूरे घर को पता होता है कि आज इसने फलां रिश्तेदार को उसका इंतकाल करवा कर आज ये छुट्टी पर है, पूरे घर को ये बात पता होती है, लेकिन हमें ये झूठ नहीं लग रहा होता। तो छोटी छोटी चीजें, वैसे हमारे सराउंडिंग्स में जो देखा जाए हमारी भी गलतियां होती हैं लोगों की कि अगर कोई झूठ बोल रहा है उसको सपोर्ट ना कीजिए, उसको डिस्करेज किया जाए कि ये झूठ बोला जा रहा है, यहीं से उसको अगर पकड़ लेंगे हम तो ये शुरुआत जो है वो मजीद आगे तक कोशिश कीजिए कि हमें झूठ ना बोलना पड़े। छोटे छोटे झूठ है उनको झूठ समझें पहले तो, और फिर मत बोलें। यही तरीका है कि हम बड़े झूठ बोलने से बच जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कराची के मौसम की खुसूसी तौर पर और पूरे सिंध के मौसम के हवाले से हम बात कर रहे होंगे। मौसमियात महकमा मौसमियात की अगर बात करें तो अलर्ट जारी कर दिया गया था। अब मुमकिना समुद्री तूफ़ान के हवाले से तीसरा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शाहीन के खदशे के पेश नज़र सिंध और मकरान साहिली पट्टी पर तूफ़ानी बारिश और आंधी की वार्निंग जारी की गई है। अच्छा हमजा, जबकि बात करें सूबाई और शहरी हुकूमत की तो मुतवक्के तूफ़ानी बरसात के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज कर दिया और एक दिन की छुट्टी का भी उन्होंने ऐलान किया। बिल्कुल कराची में
इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह समुद्री तूफान बनने के कभी इम्कानात हैं। इस वक्त अगर बात करें बहरा अरब की तो वहाँ पर हवा का शदीद कम दबाव है जो कि डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और अगर तूफान बना तो इसका नाम जो है जिस तरह से हमला तुमने बताया कि शाहीन रखा जाए। हाँ जी, ऐसा ही है। और गुज़श्ता शाम की बात करें तो मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला था वो जारी रहा है, और अभी भी मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। और वक्फे से होने वाली बारिश और इतना कोई हैवी स्पेल उसके अंदर नहीं था, फिर भी हम ये देख रहे हैं कि सड़कों पर पानी खड़ा हो गया है। और नालों की सफाई का हम जिक्र करते आ रहे हैं, कब से जिक्र करते आ रहे हैं, जब गुज़श्ता साल हमने हालात कुछ अच्छे नहीं देखे थे, उसके ऊपर बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रही, तो अब के हालात कुछ बेहतर कहे जा रहे थे। सड़क पर या गलियों चौराहों पर पानी खड़ा होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, लेकिन उसकी निकासी हो रही होती है या नहीं हो रही होती है, ये सबसे अहम बात होती है। अगर नाले जो हैं उनमें ब्लॉकेज ना हो तो फिर वो पानी जो है वो एक फ्लो से जो है उतरता भी जाता है। बिल्कुल। अच्छा, हमजा अभी क्या सूरत हाल है कराची में, और महकमा मौसमियात ने क्या पेशगोई की है इस हवाले से और क्या अलर्ट है, हम बात करेंगे। नुमाइंदा 92 कराची से हमारे साथ मौजूद है शराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम शराज, बताइएगा महकमा मौसमियात ने अलर्ट तो जारी किया था, इस अलर्ट से अगर हम मुतालिक बात करें तो कराची में इस वक्त क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है कि आज जो है वो शहर कायद में तेज़ बारिश की जो पेशगोई है वो की गई थी, जबकि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी जो है वो तेज़ बारिश की जो पेशगोई है वो की गई है। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है, जबकि रात गए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होती रहीं, और इसी वजह से शहरी इलाकों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी भी हमें जमा होते दिखाई दिया था। हम शहर की अहम शाहराएं तो इस वक्त हमें मुकम्मल क्लियर नज़र आ रही हैं, वहाँ नकासी आपका सिस्टम जो है मौसर बनाया गया है, और इस वक्त यहाँ अहम शाहराओं पर तो हमें पानी नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर जो है पानी अब भी खड़ा हुआ है, गलियों में पानी मौजूद है, लेकिन नकासी का अब तक जो है वो कोई इंतजामात नहीं किए जा सके हैं। रात से बारिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि सुबह के औकात में कहीं भी इंतज़ामिया की जानिब से पानी निकालने का जो अमल है वो हमें दिखाई नहीं दिया था। हम सूरत हाल वही जूं की तू है, जब भी बारिशें होती हैं शहरी यही शिकवा करते हैं कि सफाई सुथराई के जो नाकिस इंतजाम हैं उसकी वजह से बारिशें जो हैं उनके लिए वबाल बन जाती हैं, और अब भी हमें सूरत हाल यही दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि आज जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है, और इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अलर्ट भी जारी किया गया है। शराज, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर कराची ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उस हवाले से भी आप बता रहे थे कि डिवीज़न भर में जो है छुट्टी होगी और दफातर नहीं खोले जाएंगे और कारोबार आप नहीं कर सकेंगे। स्कूल्स के हवाले से तो सिंध भर में जो फैसला है वो सामने आ चुका था। यही जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आलमगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अगर हुकूमत से बात करें, हुकूमत यही कहती है या इंतज़ामिया यही कहती है कि हमने खातिर का इंतजामात किए हैं, आपने फिक्सड की अगर हम बात करें तो उसके प्लेटफॉर्म से भी आप हमें हमेशा काम करते नज़र आ रहे होते हैं, और मानसून की अमूमी बारिशें भी अच्छी खासी आजमाइश कराची वालों के लिए बन जाया करती हैं, और अब तूफ़ान का ख़तरा है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या मुनासिब इंतजामात किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से? देखिए, मैं ये जो इंतजामात होते हैं बारिश या सैलाब से एक दिन पहले 2 दिन पहले हमें इंतजामिया सड़क पे नजर आती, सियासतदान मिनिस्टर सड़क पे नजर आते, तो ये मेरी नजर में ये नाकाफी और ये जस्ट तस्वीरें बनाने का और लोगों की आंखों में धूल झोंकना। भाई सारा साल इदारे कहाँ सो रहे होते हैं, ये काम गफलत की नींद सो रहे होते हैं, ये सारे साल मेंटेनेंस के काम है। ये जो छोटे बारिशी नाले वो डीएमसी का काम था कि सारा साल उसकी सफाई करते, उस पर इंक्रोचमेंट ना आने देते। जो बड़े 38 नाले वो केएमसी की जिम्मेदारी थी कि उसको मेंटेन रखते। और फिर जो सीवरेज का हमारा निजाम है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इदारे का काम था कि वो सारा साल उसकी हिफाजत करता, उधर कचरा नहीं आने देता, उसको साफ सुथरा रखता। ये सारा साल गफलत में होते, और फिर जब कोई अलर्ट जारी होता तो फिर और मीडिया जब सवाल करता तो ये वहां खड़े हो जाते सड़कों पे, तस्वीरें बनाते। और ये मेरी नजर में ये जस्ट एक मीडिया स्टंट होता और कुछ भी नहीं है। ये सारा साल जब तक काम नहीं होगा कोई बेहतरी नहीं आएगी। ठीक है आलमगीर खान साहब, अगर हम बात करें आपकी तंजीम ने कराची में मसाइल पर जो आवाज़ उठाई है वो भी हमारे सामने है, और उसको आप जो मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाते हैं उसको हल करने की भी कोशिश की जाती है। अगर हम अब मौजूदा सूरत हाल की बात करें, बारिशों का शदीद स्पेल आने वाला है, क्या प्लान बनाया गया है?
देखिए, हमने फिक्सिट की ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा अपने मुनफरिद अंदाज में कोशिश की कि इनको जगाया जाए, इश्यूज की तरफ इनकी अटेंशन डाइवर्ट की जाए, और इसीलिए हम कभी वजीर आला के का स्टैंडी बनाते हैं किसी इशू की तरफ उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए, कहीं उनकी तस्वीर बनाते कि शायद ये जाग जाए, शायद इनको समझ आए, हो सकता है ये कहीं और बिजी हो, शायद ये इशू वो भूल गए हो तो इनको याद आ जाए, तो वो हम इसलिए करते। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है सिंध में कि यहाँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता, या ढीठ बने हुए, या सुस्त रवि तो छोड़े, या एक अना है, अना इस बात की है कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा, या काम ना करूंगा की रट लगाई हुई है। ओ भाई, ये आप ही का शहर है, इसी सूबे से आपकी गवर्नमेंट बनी है, खुदारा इसको क्यों सौतेले जैसे सलूक है? आप क्यों इन इदारों की कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते? ठीक है, ठीक है। आलमगीर खान साहब, ये बताइए, ने पिछली बार ये देखा था जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो वफाक को इंटरफेयर करना पड़ा था, और वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की थी, जिसके बाद हमने कुछ हालात बेहतर होते हुए देखे भी थे। आप देख रहे हैं कि मुमकिन तूफ़ान से निमटने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान अभी भी कोई कोऑर्डिनेशन हुई है? देखिए, वफाक ने पिछले साल जब बारिशें हुई तो आपको याद होगा NDMA को वजीर आजम साहब ने कहा कि आप जाएं कराची और इसका प्लान तैयार करें। NDMA और FWO ने मिलके 3 बड़े बारिशी नाले आइडेंटिफाई किए, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला। इसमें महमूदाबाद नाले पे तो तकरीबन काम हो चुका क्योंकि उस पे इंक्रोचमेंट, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट थी जिसको हटाने में कामयाब हुए। बाकी 2 नालों पर सफाई तो की गई लेकिन इंक्रोचमेंट नहीं हटा सके क्योंकि कोर्ट में स्टे आ गया उस पर, और अभी हाल ही में 2-2.5 महीने पहले वो स्टे खत्म कराया गया। तो इस बजट में भी 35 अरब रुपए सिर्फ इन नालों की सफाई और इसके लेफ्ट राइट रोड्स बनानी, इसको बाकायदा बंद की शक्ल देने के आइंदा इंक्रोचमेंट ना हो सके और वहाँ कोई कचरा ना फेंक सके, जिससे ये नाले चौक हो जाते हैं और बारिश में सारा पानी आसपास की आबादी में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर अब जिससे ये बात कर रहे हैं नालों की सफाई के हवाले से बात करें, अगर हम बात करें आम रूटीन की, तो रिवायत बन गई पाकिस्तान में सिविल इदारों की कि इस्तेदाद ही नहीं रही कि वो हंगामी हालात से निपट सके और हमेशा फौज को तलब करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि अब भी ऐसा ही होना जा रहा है? ये आज से नहीं, कराची वो शहर हो गया है यहाँ एम्बुलेंस सर्विस हुकूमत की नहीं है, NGO की है। यहाँ हमें स्कूल तालीम सरकार नहीं दे रही होती बल्कि हमें NGOs की तरफ जाना पड़ता। यहाँ हमें सेहत के लिए भी NGO के मुख्तलिफ अस्पताल देखने पड़ते। यहाँ फायर ब्रिगेड सर्विस भी अभी तो कुछ वफाक लेकर आया है, कोई 11 के करीब फायर टेंडर, इससे पहले वो भी एक NGO दे रही थी। यहाँ बसेस का कोई निजाम नहीं था, अब शायद वो ग्रीन लाइन बसेस आने वाली। इसी तरीके से रेस्क्यू 1112 हमें दूसरे सूबों में नजर आती, पंजाब में, KPK में, कराची या सिंध में रेस्क्यू सर्विस का कोई निजाम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि जब आप 1-2 दिन में, 3 दिन में या हफ्ता पहले जब इकदाम कर रहे होते हैं तो फिर उस तरीके से आप इंतजाम कर ही नहीं सकते हैं कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन से नबरदाजमा हो पाएँ, क्योंकि आपको जब पता है कि हालात ख़राब हो जाते हैं तो आपके पास पहले भी पूरा साल था। उस वक्त आपने क्या किया? हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर बारिश ज़्यादा होती भी है फिर भी इतनी मुश्किलात खड़ी ना हो जाएं जितना हम लोग इस वक्त अपने दिमागों में सोच रहे हैं कि शायद खुदा न खास्ता इतनी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। बिल्कुल हमजा, ऐसे ही अगर हम अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, हुकूमत ने अब सोशल मीडिया के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की ठान लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला किया गया और काबीना ने सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ क़वानीन की मंजूरी दे दी है। और जो नई तरमीम है उनके तहत फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनको पाकिस्तान में अपने कंट्री दफातर खोलना होंगे। पहले भी एक दफ़ा ये मामला उठा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और अब ये कहा गया है अगर वो नहीं ऐसा करेंगे तो यहाँ काम करने की इजाज़त ही नहीं होती। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की, तो उनको भी कंपनीज के लाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम को ब्लॉक करने और करोड़ों रुपए तक जुर्माने आयद करने का कहा गया है उनका कि ये भी मतलब हम कर सकते हैं। और तरमीम शुदा जो कवायद है पाकिस्तान के गज़ट
मार्च में शाया किए जाएंगे, जिसके बाद वो डिजिटल मीडिया के लिए मौजूदा जो कवानीन है उनका हिस्सा बन जाएंगे। और ऐसे ही है कि ऑनलाइन जो PTA है वो सोशल मीडिया कंपनीज का जो मफाद हटाना है उस पर भी और रसाई रोकने के लिए भी 48 घंटे की डेडलाइन देगा। खैर ये सारे वो मामलात हैं, लेकिन सोशल मीडिया कंपनीज की हम बात कर रहे हैं जिनकी, वो ये कह रही हैं कि अगर ऐसा हालात होंगे तो हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कवायद व ज़वाबित आप बता रहे हैं इनके तहत काम जारी रखना उनके लिए नामुमकिन है। उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। उसामा खिलजी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा उसामा, हुकूमत पाकिस्तान चाह क्या रही है और चाह क्यों रही है, और इसके ऊपर जो मौक़िफ़ आ रहा है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कान का या इंतज़ामिया का या कंपनीज़ का, वो इतना सख्त क्यों है? क्यों पाकिस्तान में वो नहीं खोलना चाहते अपने दफातर? जी देखें, हुकूमत क्यों चाह रही है, इसका तो एक बहुत सिंपल सा जवाब है कि हुकूमत चाहती है कि वो कंट्रोल रखे सोशल मीडिया पे, कि उन पे जो तनकीद होती है, जो क्रिटिसिज्म होती है उसको बंद करें, उनको जितना भी कंट्रोल कर सकें, वो इनकी यही कोशिश रही है। इसमें एक बहुत ज़रूरी पहलू ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत और PTA को कहा है कि आप इस तरह के पूरे एप्लीकेशंस को ब्लॉक नहीं कर सकते, सिर्फ इस वजह से कि उसमें कुछ ऐसा मवाद हो जो आपको पसंद ना हो। तो आपके अगर 4 करोड़ लोग एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें 10 लोगों ने कुछ मवाद इस तरह लगा दिए कि गलत हो लगता है आपको, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दीगर जो 4 करोड़ अवाम है वो सारी उसकी वजह से जो है सफर करेंगे। टिकटॉक के केस भी हमने देखा है जो बैन है, और इसमें आमदनी के जराए भी लोगों के रोके गए। लेकिन जो कंपनियां हैं उनका कहना है कि उनके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो हुकूमत के जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी अनरीजनेबल है। इसमें पहले देखें कि टेक्निकल तौर पे क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं। तो आपको सबको पता है, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कि 48 घंटे में अगर आप मवाद हटवाना चाहते हैं, 48 घंटे में एक पोस्ट लग के वायरल हो के लोग भूल भी जाते हैं, और उसके बाद जो है आप इनको कह रहे हैं कि ये हटाओ। ठीक है, दूसरी बात यह है कि करोड़ों लोग उस पे मवाद डाल रहे हैं, उन सब के मवाद के ऊपर इस तरह की जो है ऑब्जर्वेशन करना, उसको हटाना जो है प्रैक्टिकली भी मुमकिन नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से तजवीज़ यही की जा सकती है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज के अपने कवायद हैं उनको मजबूत रखा जाए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर की जाए। तो हुकूमत को चाहिए उनको बोले कि आप जो लोकल लैंग्वेज मॉडरेटर्स हैं, जो उर्दू के मॉडरेटर्स हैं, जिनको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट मालूम है, उनकी तादाद ज्यादा करें, उनकी ट्रेनिंग। उसामा, लेकिन ये जो सख्त रूल्स की मंजूरी दी जा रही है, आप नहीं समझते कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल, देखें कितनी कदगने लग चुकी हैं अखबारों पे, टीवी पे, वही कदगने लगाना चाह रहे हैं इंटरनेट पे। जो यूट्यूब चैनल्स लोग चला रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको जो है खामोश करने की भी कोशिश है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक आखिरी समझे किला रह गया है जो सोशल मीडिया है, लेकिन उस पर भी अभी जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन ये समझते नहीं है कि सोशल मीडिया दीगर मीडिया से बहुत डिफरेंट है, उसको उसी किस्म की रेगुलेशन पॉलिसी उस पर आप नहीं नाफिज। ठीक है, लेकिन उसामा मामला एक संजीदा भी तो है। हम देखते हैं कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त को ट्वीट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हालात कुछ ख़राब हो रहे हैं, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उस वक्त हम देखते हैं कि ट्विटर खुद से सामने आता है, ट्विटर आके उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर देता है। यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन ट्विटर उस पर एक्शन नहीं ले रहा होता। ये वाले भी तो कुछ मामला आते हैं। अब उनको क्या नहीं खोलने चाहिए पाकिस्तान में, अपने दफातर नहीं खोलने चाहिए, यहाँ पर आना नहीं चाहिए, ताकि पाकिस्तान कम अज़ कम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सके? देखें, दफ्तर हो या ना हो, आवाज़ बुलंद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसका दफ्तर से कोई काम नहीं है। इंटरनेट के लिए आपको दफ्तर की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठ के उस पर काम कर सकते हैं, कहीं से भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। लेकिन जब दफ्तर खोलेंगे तो क्या होगा? हमने इंडिया में देखा कि हुकूमत ने ट्विटर को कहा कि आप ये पोस्ट जो है ना सेंसर करें या इन पोस्ट को सेंसर करें। जब ट्विटर ने बात नहीं मानी, दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के दफ्तर पे रेड कर लिया, उनके लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो क्या कंपनियां चाहती हैं कि और ममालिक में भी ऐसे हो, अपनी गलतियां उधर भी जो है भुगतते हैं? मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसमें। लेकिन इसके अलावा आप देखें, जो गलत खबरें आपने कहा पाकिस्तान के खिलाफ होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सोशल मीडिया की खूबसूरती ये है कि जब कोई गलत खबर अफगानिस्तान में लोग कहते हैं इंडियन मीडिया के पंचशीर में ये जेट आ रहे हैं, इधर पूरी पाकिस्तान की आवाज यकदम उठती है, इकट्ठी होती है, कहती है ये फेक न्यूज है, ये गलत है, ऐसे नहीं हो रहा।
तो सोशल मीडिया की खूबसूरती ये है कि कोई गलत बात करता है उधर से आप उसको ठीक कर सकते हैं, उससे ज्यादा बुलंद आवाज उठा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप अपना भी जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर डाल सकते हैं। हुकूमत अपना मौक़िफ़ उस पर डालती है और पूरी दुनिया उसको सुनती है। बिल्कुल। अच्छा उसामा, अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, क्या दीगर ममालिक में भी ऐसे ही रूल्स हैं जिस तरह के पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि होंगे? देखिए, पूरी दुनिया में हुकूमतों की यही कोशिश है कि सोशल मीडिया पे जितना वो कंट्रोल रख सकते हैं वो रखें। लेकिन देखिए, ये सोशल मीडिया एक बहुत नया एक पहलू आ गया है हमारी जिंदगी में, जो बहुत एकदम से जो है हर जगह पहुंचा जी। और हर जगह हुकूमतें जो है इसमें ग्रैपल करी कि किस तरह इसको डील करें। लेकिन इसका सोल्यूशन वही रहता है कि आप लोगों से बात करें, जो सोशल मीडिया कंपनीज है उनसे बात करें, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सिटीजन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, मीडिया है, उन सबसे बात करें और उस इकट्ठे बैठ के आप उसका एक हल निकालें। ठीक है उसामा, हम एक्सट्रीम पहलू पर भी बात कर लेते हैं आखिर में कि अगर जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हम आपके जो हैं यहाँ पर ट्विटर को शायद बंद कर देंगे या कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही थी, फिर उनकी जानिब से भी वार्निंग यही आई है अगर हमारे ऊपर यही दबाव जारी रहा तो हम पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बंद कर देंगे। आज के दौर में आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये आसान होगा ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को बंद करना? और दूसरा, अगर वो कंपनीज पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बंद कर देती हैं तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, शहरियों को कितना नुकसान हो सकता है? अब तो लोगों का रोजगार जुड़ा है इससे। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि सबसे ज्यादा नुकसान इसका शहरियों को भी होगा, हुकूमत को भी होगा, क्योंकि हुकूमत अपनी सारी कम्युनिकेशन और मैसेजिंग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे रखती है। लोगों तक आवाजें उधर से ही पहुंच रही हैं। जो रिसर्च है, कोरोना वायरस की कैंपेन्स आप देखिए, दीगर कैंपेन्स आप देखते, उस पे जो है सोशल मीडिया का एक बहुत, और जिस तरह आपने कहा आमदनी का जो जरिया बन चुका है सोशल मीडिया, वो हम नहीं रियलाइज करते कि कितने ज्यादा लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है और सोशल मीडिया पे अपने छोटे बिजनेस शुरू करके उसको मार्केट कर रहे हैं, वहां से कस्टमर्स ला रहे हैं और आमदनी का जरिया बन गया। कंटेंट क्रिएटर्स उस पे कितनी ज्यादा आमदनी आ रही है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, इससे नुकसान जो है वो शहरियों का भी होगा, गवर्नमेंट का भी होगा। बहुत शुक्रिया उसामा खैल जी, आप सुल्तान का हिस्सा बने। और हमजा, देखा जाए तो बात बिल्कुल ठीक है कि नुकसान हम लोगों को होगा अगर हम इस पे रिस्ट्रिक्शंस उन कंपनीज पर लगाएंगे। लेकिन ये भी देखना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान आखिरकार ये फैसला कर क्यों रही है। अब दो तरह के मौक़िफ़ आ रहे हैं कि आ रहे हैं कि उसका इस्तेमाल ठीक नहीं है, हमने फेक न्यूज़ देखी है और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा देखी है। लेकिन दूसरा मामला जो ये कहा जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर ये इसको एक हमला ही समझा जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वही सोशल मीडिया पर चले जो हुकूमत जिसको पसंद कर रही होगी। तो ये दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया कि हम दफातर नहीं खोलेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।